अगर जम्मू की बात करो वो भी फिरका परस्ती, अगर कोई पहाड़ी की बात करता है वो भी फिरका परस्ती, अगर कोई गुज्जर की बात करता है वो भी फिरका परस्ती, अगर कोई कहता है कि आपस में जोड़ बनाइए वो भी फिरका परस्ती। तो फिर मुझे बताइए किसके, आफ्टर ऑल अपने लोगों की तो बात करनी है। क्या जम्मू की बात करना गुनाह है? डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू की कर दी 43 सीटें और कश्मीर की कर दी 47। तो आपने कहा कैसे हो गया, क्या हो गया? तो फिरका परस्त जम्मू वाला देवेंद्र राणा वही है, वो लोग हुए जिनको इतनी तकलीफ हुई कि साहब ये डिलिमिटेशन रिपोर्ट ही गलत है। अंदर कमरे में क्या है कि आपने लॉर्डशिप बहुत अच्छा किया, आपको मुबारक है। जब बाहर आए तो कह दिया कि साहब ये तो फिरका परस्ती एक जहन है और ये आम कश्मीरी मुसलमान का जहन नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये भी मैं आज आपको आपके ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं। मैं कश्मीरी मुसलमान को जाती तौर पे जानता हूं। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी अजारेदारी बनी रहे और उस अजारेदारी में बने रहने में उनकी जब तक वो हेजमनी ना बने और फ्यूडल, उनका जो फ्यूडल समझते हैं ना आपके, उसको उर्दू में आप पता है क्या, फ्यूडल फीफडम बनी रहे ताकि कोई और ना निकल आए। अब ये जो डिलिमिटेशन हुई इसमें तकलीफ क्यों हो रही है? ये तकलीफ ये हो रही है कि इस डिलिमिटेशन का जो मसौदा आया है उसमें हर आदमी को एम्पावर किया गया है। वो कह रहे हैं ये क्यों हो रहा है? बौखलाहट उसी बात की है। वो चाहते हैं कि कश्मीर में रहे, कश्मीर में भी एक गली में ही रहे। माफी चाहता हूं, वक्त बदल गया। अब उस गली के अलावा कोई आदमी बात करे तो फिरका परस्त, उस गली के अंदर बात करे तो सेकुलर, उस गली से थोड़ा सा बाहर निकला तो ये नाचीज, ये कुछ है ही नहीं। उस गली के अंदर रहो तो गलत है। तो इसलिए मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा। मुश्ताक बुखारी साहब का क्या हुआ या हमारे जाने से क्या हुआ, आपने कहा कि कोई फर्क नहीं उनको पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क जमहूरियत में ना आपने फैसला करना है, ना इन्होंने फैसला करना, ना उन्होंने फैसला करना, लोगों ने फैसला करना है। राजौरी पुंछ की सियासत के एक मायानाज खिलाड़ी और राजौरी पुंछ की एक कद्दावर शख्सियत और वो सियासी सतून जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनके बकौल 40 साल तक राजौरी और पुंछ में जिंदाबाद रखा, सैयद मुश्ताक बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैरबाद कही। खैरबाद करने के कहने के बाद उन्होंने अलग अलग सहाफ़ियों से बातचीत की और यहां तक कहते कहते चले गए कि जो लोग मेरी इज्जत नहीं करते मुझे उनकी इज्जत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यह भी कहा कि अगर पहाड़ी कबीला को एसटी स्टेटस के लिए मुझे जहन्नुम तक जाना पड़े, मैं जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हूं। और कल हमसे बातचीत करके भी ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना भी हमारे यहां गुनाह है, लेकिन अब अगर ये पार्टी कह रही है कि आपको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देंगे तो यकीन करने में क्या हर्ज होता है। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा है। 1.5 घंटा आज ये मुलाकात करके आए, हालांकि पुराने साथी हैं इनके, लेकिन बीजेपी में हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के से अभी अभी फारिग हुए एक लीडर से मुलाकात करने गए हैं। क्या वजूहात है राणा साहब? कोई कुछ पका वहां पे? कुछ नहीं पका। आपको ये जो होते हैं ना, आप ये मीडिया वाले सहाफ़ी, ये आप कई बार होता है यू रीड टू मच इनटू इट। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे उनके साथ पारिवारिक संबंध हैं, हमने 30 बरस इकट्ठे काम किया है और बुखारी साहब पीर भी हैं और एक बड़े कद के एक सीनियर नेता हैं। मैंने उनके ज़ेरे साया 30 बरस काम किया जम्मू सूबा में और वो मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि सियासत में कद के अलावा वो एक बेहतरीन इंसान भी हैं और बड़े नेक इंसान हैं और बड़े खुदा परस्त आदमी हैं और सच्चे सुच्चे इंसान हैं और मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। मेरे उनके साथ पारिवारिक संबंध हैं। दिल्ली से जब मैं आया आज तो मैंने समझा कि ये मुनासिब है क्योंकि एक डेवलपमेंट हुई है। उनके पास गया, मैं परिवार के साथ बैठा, उनकी बेगम साहिबा के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ बैठा, 1.5 घंटा चाय पीने गया था। उसमें कोई सियासत नहीं हुई और कुछ पका नहीं। जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ पका नहीं, लेकिन सैयद मुश्ताक बुखारी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिन लीडरों से हमारी बात हुई वो ये कहते हैं कि वो हार ही रहे थे पिछले 3 टर्म से लगातार। ठीक है, अब अगर उनको लगता कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जाकर किसी और प्लेटफॉर्म पर वो जीत सकते हैं तो वो चले जाएं, लेकिन उनके जाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को न राजौरी में कोई नुकसान होगा, ना पुंछ में कोई नुकसान होगा।
तो फिर क्या परेशानी है? फिर जब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई परेशानी नहीं है तो कोई बात नहीं है। वो मुझे कोई आज कह रहा था कि वो कहते हैं कि किसी के जाने से कोई परेशानी नहीं होती, तो क्या फ़र्क पड़ता है? लोग अगर जाएंगे तो कोई अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर क्या फ़र्क पड़ता? और ये पार्टी का, ये मुश्ताक बुखारी साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में बात है। मेरे इसमें ना तो कोई दखल अंदाजी है, ना मुझे इसके साथ कोई वाकफियत है। क्या बात हुई, क्यों हुई, वो जाने और नेशनल कॉन्फ्रेंस जाने। और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आपको और मुझे क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए? वो तो वक्त बताएगा किसको क्या फ़र्क पड़ता है। राणा साहब, जिस वक्त आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन की, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उसके बाद, हालांकि आपका नाम नहीं लिया और आप पर उन्होंने उसके बाद ना कोई कटाक्ष किया ना कोई बात की, लेकिन जम्मू को लेकर जो आपने नारा दिया तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि इससे फिरका परस्ती की बू आती है। और उसके बाद अब ये सुनने में आया है कि कल भी सैयद मुश्ताक बुखारी के साथ कोई तल्ख कलामी हुई है और उस तल्ख कलामी में भी उनको ये कहा गया है कि आप दो फिरकों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हो और ये काम जो है आपको किसी ने दिया है और जिन्होंने दिया है वही चाहते हैं कि ये दो फिरके आपस में जंग लड़ते रहें। क्या कहेंगे? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बड़े कदावर नेता हैं। मैंने उनके साथ 20-22 साल काम किया है और मैंने एक दायित्व के साथ उनके किसी भी बयान पे टिप्पणी नहीं की। लेकिन ये जम्मू कश्मीर हम सब का है, ये उतना ही जम्मू वाले का है जितना कश्मीर वाले का है। और जब हम जम्मू की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि कश्मीर अलग है। मैं आज भी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी मुस्लिम जो है वो सेकुलर है। और हर बात जो है, अगर हमने कोई बात करते हैं पार्टी की एक डेमोक्रेसी में, अगर जम्मू की बात करो वो भी फिरका परस्ती, अगर कोई पहाड़ी की बात करता है वो भी फिरका परस्ती, अगर कोई गुज्जर की बात करता है वो भी फिरका परस्ती, अगर कोई कहता है कि आपस में जोड़ बनाइए वो भी फिरका परस्ती। तो फिर मुझे बताइए किसके, आफ्टर ऑल अपने लोगों की तो बात करनी है। क्या जम्मू की बात करना गुनाह है? तो फिर मैं एक दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं, आप तो जुनेद हाशमी बड़े काबिल जर्नलिस्ट हैं। डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू की कर दी 43 सीटें और कश्मीर की कर दी 47। तो आपने कहा कैसे हो गया, क्या हो गया? तो फिरका परस्त जम्मू वाला देवेंद्र राणा हुआ या वो लोग हुए जिनको इतनी तकलीफ हुई कि साहब ये डिलिमिटेशन रिपोर्ट ही गलत है। अंदर कमरे में क्या है कि आपने लॉर्डशिप बहुत अच्छा किया, आपको मुबारक है, जब बाहर आए तो कह दिया कि साहब ये तो फिरका परस्ती एक जहन है और ये आम कश्मीरी मुसलमान का जहन नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये भी मैं आज आपको आपके ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं। मैं कश्मीरी मुसलमान को जाती तौर पे जानता हूं। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी अजारेदारी बनी रहे और उस अजारेदारी में बने रहने में उनकी जब तक वो हेजमनी ना बने और फ्यूडल, उनका जो फ्यूडल समझते हैं ना आपके, उसको उर्दू में आप पता है क्या, फ्यूडल फीफडम बनी रहे ताकि कोई और ना निकल आए। अब ये जो डिलिमिटेशन हुई इसमें तकलीफ क्यों हो रही है? ये तकलीफ ये हो रही है कि इस डिलिमिटेशन का जो मसौदा आया है उसमें हर आदमी को एम्पावर किया गया है। कल पावर का स्ट्रक्चर जो है वो रजौरी के जवाहर नगर में भी हो सकता है, वो हो सकता है पुंछ की हवेली में हो, वो हो सकता है कि किश्तवाड़ में हो, वो हो सकता है भद्रवाह में हो, वो हो सकता है रघुनाथ बाजार में हो, वो हो सकता है कठुआ में हो, वो उधमपुर में हो, वो रियासी में हो, वो कुपवाड़ा में हो। वो कह रहे हैं ये क्यों हो रहा है? बौखलाहट उसी बात की है। वो चाहते हैं कि कश्मीर में रहे, कश्मीर में भी एक गली में ही रहे। माफी चाहता हूं, वक्त बदल गया। अब उस गली के अलावा कोई आदमी बात करे तो फिरका परस्त, उस गली के अंदर बात करे तो सेकुलर, उस गली से थोड़ा सा बाहर निकला तो ये नाचीज, ये कुछ है ही नहीं। उस गली के अंदर हो तो गलत है। तो इसलिए मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा। मुश्ताक बुखारी साहब का क्या हुआ या हमारे जाने से क्या हुआ, आपने कहा कि कोई फर्क नहीं उनको पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क जमहूरियत में ना आपने फैसला करना है, ना इन्होंने फैसला करना, ना उन्होंने फैसला करना, लोगों ने फैसला करना है। और लोगों की आवाज जो है वो हम उठाएंगे और जरूर उठाएंगे और यहां पे वो लॉ जगाएंगे जो लॉ जो है जम्मू कश्मीर को मजबूत करे। जम्मू की आवाज उठाऊंगा मैं, कोई रोकता है तो रोक ले, रोक सकता है तो रोक ले। मैं कश्मीर की भी आवाज उठाऊंगा, पहाड़ियों की भी। हर शख्स जो जम्मू कश्मीर में रहता है पहाड़ी भूल गए, उसका बराबरी का हक होना चाहिए। हर एक को अपना हक मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों किसी की कोई हेजमनी नहीं है, अजारेदारी नहीं है।
कि नहीं साहब ये महाराज हरि सिंह साहब चले गए तो वो वसीयत तो नहीं लिख गए कि सिर्फ जुनेद हाशमी ही यहां राज करेगा, उसके अलावा कोई राज नहीं करेगा, दूसरा राज करेगा तो जम्मू कश्मीर टूट गया, वो कैसे होगा? कुछ लोग तो ये भी बात कह रहे हैं कि देवेंद्र सिंह राणा के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद जो मुमकिन नहीं था वो मुमकिन होने लगा है। यानी किसी ने तवक्का नहीं की थी कि सैयद मुश्ताक बुखारी जैसा शख्स जो आज भी कहता है कि बीजेपी का नाम लेना भी हमारे यहाँ गुनाह है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ देगा। और पसे पर्दा ये भी कहा जा रहा है कि शायद आने वाले वक्त में अगर एसटी को लेकर कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है तो वो बीजेपी का दामन भी थाम सकते हैं। तो क्या ये बात आप मानेंगे कि ये जो सारी कवायद हुई है इसमें कहीं पर आप भी शामिल हाल रहे हैं? मैं बिल्कुल कहीं पे उनके इस छोड़ने में शामिल नहीं था, और जब उन्होंने छोड़ा भी तो मैं उस वक्त सुबह 9 बजे दिल्ली चला गया था और उन्होंने कोई 11 बजे शायद इस्तीफ़ा दिया है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक बुखारी साहब का सवाल है, कोई वो जो आपने कहा कि वो कहते हैं कि कुछ है ही नहीं और वो नहीं है, पहाड़ी कॉज में बुखारी साहब सफ़े अव्वल के अवलीन जम्मू सूबा के नेता हैं, और उनका बराबरी जो है वो मुजफ्फर बेग साहब के साथ, शफी उड़ी साहब के साथ, और मिर्ज़ा रशीद साहब और बुखारी साहब एक ही कद के पहाड़ी सब ये समझ में नहीं आ रहा। और पहाड़ी कल तक जिन लोगों को बीजेपी अच्छी नहीं लगती थी, देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के बीजेपी में आते हैं, और बहुत सारे लोग, मतलब कुछ लोग जो पिछले दिनों जिन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी वो भी वो लोग थे जिनसे जब बातचीत करते हैं हम, तो बीजेपी को लेकर उनका बड़ा एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये मतलब ही नहीं बनता इस पार्टी के साथ, हम जनता दल में चले जाएंगे, हम फलां जगह चले जाएंगे, लेकिन बीजेपी नहीं जाएंगे। लेकिन आप पार्टी में आए हैं, ये लोग भी आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू हुए हैं, तो क्या बुखारी साहब शुरुआत हैं और भी कुछ लोग खिसकेंगे? बुखारी साहब ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, ना ही उन्होंने कहा कि मैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि अगर बीजेपी भी ये लाती है तो वो अपना वोट बीजेपी को देंगे, ये उन्होंने ऐलानिया कहा। क्या दावत दी आपने उनको? नहीं, मैं कैसे दावत दे सकता हूँ? मेरे बुजुर्ग हैं, मैं थोड़ा किसी को कोई दावत देता हूँ। मैंने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी छोड़ी थी, आप पता कर लीजिए, जो साथी छोड़ के आ रहे हैं या आए हैं, मैंने किसी को दावत नहीं दी, क्योंकि हर एक का अपना अपना फैसला होता है। और ये सब लोग बड़े सियासत के कदावर नेता हैं, अपनी सूझबूझ से आदमी आता है और जाता है, और बदलते हालात में आप देख रहे हैं कि जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है, उसमें मैं ये समझता हूं कि जम्मू संभाग के, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जम्मू एक बहुरंगी जम्मू है, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई है, और इस बहुरंगी जम्मू से ही जम्मू कश्मीर का मसले का हल होगा और जम्मू कश्मीर मजबूत होगा। जम्मू को अगर हम मजबूत करते हैं, अगर आप देखें जम्मू को, अगर आप जम्मू को समझते हैं, मुझसे ज़्यादा समझते हैं, खा वो डोडा हो का इलाका हो, पुंछ रजौरी का इलाका हो, जम्मू का इलाका हो, जम्मू ही तो है जिसने सबको अपने दामन में समा के रखा हुआ है। और अगर भाईचारे की लाओ की बात करते हैं तो जम्मू में ही है। और मैं ये समझता हूं कि ये वक्त आ गया है कि जम्मू संभाग जो है वो एक पिवटल रोल प्ले करे और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो जम्मू की, और वही जम्मू कश्मीर का हल करे। अभी आप जब मुझसे इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे कि कश्मीर के लोग भी अब जम्मू की तरफ देखना शुरू हो गए, आपने मुझे कहा, मुझे नहीं मालूम, आपने कहा कि रोज की 400-500 आपको कॉल्स आती हैं और जम्मू की बात करते हैं। तो इसका ये मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये समझ आ रही है कि जम्मू ही एक ऐसा है जो सबको अपने सीने में संभाल लेता है। विस्थापित कश्मीर से आए, जम्मू ने संभाले, डोडा से आए, जम्मू ने संभाले, पुंछ रजौरी से आए, जम्मू ने संभाले। और मेरी बात सुन लीजिए, अब इसमें मैं ये समझता हूं एक ही विकल्प रहा है सबके पास, सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जम्मू संभाग में भाजपा एक ऐसा विकल्प है जिसमें सारे अगर इकट्ठे हो जाएं तो एक मजबूत जम्मू और मजबूत जम्मू कश्मीर बनाएंगे, ये मेरा मानना है। और ये मेरी, क्योंकि 370 और 35 से आप भी नहीं समझते, मैं भी समझता हूं कि हमें ये यकीन नहीं था कि ये हटेगा, नहीं यकीन था, हटा। और अगर अब जम्मू मजबूत नहीं होता है
जम्मू कश्मीर मजबूत नहीं होता है तो फिर कमी जो है वो केंद्र की नहीं होगी, फिर वो हमारी होगी। तो इसलिए क्योंकि केंद्र चाहता है कि जम्मू को मजबूत किया जाए, केंद्र सरकार चाहती है और इतना सुदृढ़ नेतृत्व, हमें मिलजुल के जम्मू कश्मीर के जितने भी मसले हैं उनका हल करना चाहिए। और जो तारीखी मसले हैं वो हल हो सकते हैं, होंगे और करने हैं। राणा साहब, और उसमें इससे पहले कि आप इस सवाल को ले जाएं, आप कहेंगे नहीं साहब नौकरियों का मसला है, वो मैं ये समझता हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मसला है, पिछले 20 साल से चल रहा है। और इस मसले का कोई ना कोई रोड मैप बनना चाहिए। उसके लिए हम जब से हम पार्टी में आए हम बात कर रहे हैं और पार्टी भी जो है बात कर रही है और इसका कोई ना कोई हल निकाल के आपके सामने मसौदा आएगा। लेकिन राणा साहब, एक इंप्रेशन जो है वो आम जनमानस के बीच में ये जा रहा है कि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलते हैं, आप बीजेपी के सारे नेता अपनी बात रखते हैं, आम जनता की बात भी रखते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर आपकी बात को सीरियसली नहीं लेते। बाबू लोग जो उनको फीड करते हैं उसी फीडिंग के बुनियाद पर फैसले होते हैं। बिल्कुल गलत। चाहे पोस्ट के विड्रॉ करने की बात हो, बॉर्डर बटालियन की बात हो। सुन लीजिए पहले दो, अब आप चूंकि इसको धीरे से सुनिए। आपने एक सवाल किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सुनते नहीं। मेरा जाती, मैं जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एक काबिल सियासतदान और एडमिनिस्ट्रेटर हैं और मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि आपने देख लीजिए जिस दिन से मैं पार्टी में आया हूं और उनसे जब भी मिला, मैंने लोगों के मसले पहले भी उनके सामने रखता था, अब भी रखता हूं। हमेशा आप पढ़ लीजिए, राजभवन के प्रेस नोट्स आते हैं, वो वही बताते हैं कि ये इश्यूज हो रहे हैं और उनमें सारे इश्यूज जितने भी आपने कहते हैं, क्या वो डेली वेजेस का इशू है, मनरेगा की पेमेंट्स हैं, बॉर्डर बटालियन है, CISF BSF का है, CISF BSF आप हाईलाइट करते हैं, होता कुछ। सुनिए, क्या 3000 पोस्टें नहीं उन्होंने खोली? जो मसले उनके सामने संज्ञान में लाए वो बड़ा सीरियसली लेते हैं और उन पे एक्शन करते हैं। 5000 पोस्टों पे इन्होंने कह दिया था कि साहब ब्यूरोक्रेसी का ये था कि री एडवर्टाइज करिए बाकी की 3000, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को ना की। जब उनके सामने तथ्य रखे 3000 पोस्टें और निकल जाएंगी, 3000 बच्चे और लग जाएंगे, 3000 बच्चे कम होते हैं। जो सब इंस्पेक्टर की थी 800 असामियां थी, उन्होंने 1200 की और उन्होंने एज लिमिट भी बढ़ाई। अच्छा, फिर ये जो आपका ये मसला है इसका जो पोस्ट विड्रॉ जो हुई, पोस्ट विड्रॉ नहीं हुई, री एडवर्टाइज की गई, उसमें हमने कहा कि साहब जो बच्चे ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं उनको कैंसिल ना किया, वो भी उन्होंने किया और भी हमने उनके सामने रखे और वो उस पर इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। कोई कहे कि कुछ नहीं हो रहा, मैं आपको ये बता दूं कि जहां तक गवर्नर साहब की जात का सवाल है, ये एक पार्ट। दूसरा पार्ट मैं आपको बता दूं, जितना मर्जी काबिल गवर्नर्स रूल हो, गवर्नर एक थे यहां, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता, वो कहते थे, बड़े काबिल आदमी थे वो कहते थे कि बेहतरीन से बेहतरीन जो ब्यूरोक्रेटिक रूल है ना, वो मतवातन नहीं बन सकता पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का। तो वो एक खलासा पड़ रहा है। लेकिन ऐसा कहना कि नहीं साहब गवर्नर साहब सुनते नहीं है, गवर्नर साहब, बात गवर्नर साहब से पहुंचाई जाए, गवर्नर साहब को बताई जाए, तथ्यों के आधार पर बात की जाए। गवर्नर साहब बहुत प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। NHM का उस वक्त जैसे मसला आया था, आपको याद नहीं है? जब हम गए उनके पास, वो तो खुद उठ के चले गए NHM के बच्चों को उठाने के लिए। प्रोएक्टिव हैं और पॉलिटिकली बड़े शार्प हैं। 6 मरतबा मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं और उस वक्त भी रहे जब बीजेपी की वेव नहीं थी, तब भी रहे मेंबर पार्लियामेंट। तो मेरा कहने का मतलब ये, इसमें कोई शक नहीं है, बच्चों पे लाठियां बरसेंगी या बच्चों पे डेली वेजेस प्रोटेस्ट करेंगे तो वो हमारे बच्चे हैं। और मैं ये समझता हूं कि जिम्मेवार पॉलिटिकल लीडरशिप हैज टू रिस्पॉन्ड टू दैट। ये नहीं हो सकता कि हम उसमें लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। और ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है कि बच्चे क्यों परेशान हैं, और बच्चों की परेशानी हमारी परेशानी। अगर हम उसको अपनी परेशानी नहीं समझते तो फिर हम में कहीं कमी है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, डेली वेजेस का आपने कहा, मैंने बाकायदा तौर पे उसी दिन कहा कि डेली वेजेस के प्रोटेस्ट पे लाठीचार्ज जो है वो गलत है। पीसफुल प्रोटेस्ट कोई वो गलत नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का हिस्सा है। हाँ, अगर आप कोई
पथराव कर रहे हैं या आप सड़क रोक रहे हैं, वो अलग बात। लेकिन अगर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम, ये फर्ज बनता है कि बाहर आके लोगों को मिला जाए, उनकी बात सुनी जाए। हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमने लोगों की बातें सुननी है। लोग नाराज भी होंगे, खुश भी होंगे, लोग कई बार गालियां भी निकालेंगे, सुनना है, क्यों नहीं सुनना है? अगर लोग आपके पास क्यों आते हैं? आपसे उम्मीद है तो आते हैं ना, तो आपको उनको अंत में 20-22 साल का टाइम बहुत थोड़ा सा 20-22 साल का डेली वेजेस का इशू है। बायोमेट्रिक्स भी इनके हो गए, इनकी कई कमेटियां भी बनी, 22 साल से ये चल रहे हैं बेचारे। तो आप उनकी बात का हल निकाल के उनका कोई हल निकालिए, और ये कह देना कि नहीं जी ये पुराने लगे तो लगे, उनके बिना आपका गुजारा नहीं है डेली वेजेस का। आप कर लीजिए। जब ये डेली वेजेस स्ट्राइक पे जाते हैं, बिजली और पानी का निजाम क्यों बैठ जाता है? अगर ये ऐसे ही है, नहीं जी ये जाली, अगर ये जाली है तो फिर ये निजाम कैसे बैठ जाता है? ये बैकबोन है हमारे पावर और वाटर सप्लाई के। इनका इशू जो है वो रिजॉल्व होना चाहिए, और यही इस वक्त हो सकता है रिजॉल्व, क्योंकि ये मैंने देख लिया पॉलिटिकल गवर्नमेंट में ये शायद रिजॉल्व नहीं होगा। 20 साल क्यों नहीं रिजॉल्व हुआ? आज तो सारे तकरीरें करते हैं, लेकिन कमेटियां बनती हैं, बाद में रिजॉल्व नहीं होता। क्यों? वो भी मैं बता देता हूं। जैसे ही कोई फाइनल होता है, जो पॉलिटिकल एंटिटी होती है वो कहते हैं 10,000 आदमी मैं अपने भी ठोक दूं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मिनिस्टर होता है वो कह देता है सॉरी टू से दिस। ये इसी वजह से रुकता रहा ये मसला। यही एक टाइम ये एक्चुअली हुआ है, और आपको लगता है अभी ये हो जाना चाहिए? ये हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका बायोमेट्रिक हो गया है, बिल्कुल साफ पता लग गया कौन लोग हैं जो वाकई वहां काम कर रहे हैं। शनाख्त हो गई तो उनको क्यों नहीं दिया जाए? उनको क्यों नहीं, उनको कोई ना कोई रोड मैप उनका बनना चाहिए। आखिर में राणा साहब आपसे जानना चाहूंगा, एक आप बीजेपी का अगर देखा जाए तो बिहार में शराब पर प्रतिबंध, गुजरात में शराब पर प्रतिबंध, लेकिन जम्मू कश्मीर में 51 नई शराब की दुकानें खुलने जा रही हैं। और सबसे हैरानगी वाली बात यह है कि माता मचेल के दरबार की तरफ अभी सड़क मुकम्मल नहीं हुई है, काम जरूर चल रहा है, सड़क अभी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन पाडर में भी शराब की दुकान खुलने जा रही है। रजौरी, पुंछ और डोडा रामबन किश्तवाड़ रेंज में 18 नई शराब की दुकानें खुलने जा रही हैं। अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक्साइज के रेवेन्यू को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाना जरूरी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि समाज को देखते हुए ये 51 और शराब की दुकानें खोलना सही कदम है? देखिए, समाज को देखते हुए समाज में जो त्रुटियां हैं उनको दूर करना जो है वो लाजिम है, लेकिन एक और भी ये है कि ड्रग्स का बड़ा प्रलोभ है और नैरकोटिक्स कंट्रोल में गवर्नमेंट लगी हुई है, और ड्रग्स का ये जो बहुत ज़्यादा व्यापार है इसको भी रोकने की ज़रूरत है। और जहाँ तक शराब की दुकानों का सवाल है, वो एक नियमावली के तहत खुलती हैं। आपने कह दिया पाडर में खुली, तो मचेल यात्रा में नहीं खुली होगी, क्योंकि वो रिलीजियस प्लेस, स्कूल, मेरा कहने का मतलब ये है कि रास्ता नहीं बना शराब की दुकान। वो अलग बात है। लेकिन ये है कि कई बार ये भी होता है, मुझे नहीं पता कि आपने कहा कि एक्साइज पॉलिसी में ये है, मुझे नहीं मालूम, उसके बाद जिस बारे में मुझे मालूम ना मैं उस पर कमेंट नहीं करता, आप मुझे जानते जब तक मैं डॉक्यूमेंट न देखूं। लेकिन कई बार ये भी होता है कि साहब एक इलाका जहां कंजम्पशन है, कई बार ये भी होता है, तो ऐसा ना हो कि भट्टी की शराब चले या कोई नैरकोटिक्स चले, तो इसलिए भी दुकान खोली जाती है। इट इज़ नॉट ऑलवेज कि रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, क्योंकि जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वो ये समझा जाता है सिर्फ शराब बेचेंगे, नहीं, वो शराब के साथ साथ ये भी देखना होता है कि वो सप्लाई और डिमांड को देखते हुए ये भी देखे कि नैरकोटिक्स ना रिप्लेस करें या 2 नंबर की शराब ना बने। तो वो मुझे नहीं पता क्या फैसला किस बारे पर हुआ, मैं एक्साइज पॉलिसी के बारे में इसलिए कमेंट नहीं करूँगा, मैंने अभी पढ़ी नहीं, मैं अभी आपके सामने आया हूँ। मैं एक्साइज पॉलिसी पढ़ूं तो फिर मैं, क्योंकि एक्साइज पॉलिसी पे भी कुछ हमारे साथी हैं जिनको काफ़ी एतराज़ात थे कि वो समझते हैं उनकी रोजी रोटी को लात पड़ गई पिछली बार, तो क्या उनको अकोमोडेट किया है, नहीं किया है, उनके लिए क्या सोचा है, मुझे नहीं मालूम। मैं उस पर कमेंट करूं वो मेरे ख्याल गैर मुनासिब होगा, क्योंकि ना मैंने पढ़ा है ना स्टेक होल्डर से मेरी बात हुई है। हाँ, लेकिन समाज में शराब की जो लानत है उससे दूर रखना चाहिए समाज को, और इसको ये ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बार शराब की दुकान खुली और सारी बहनें आ गई, तो मैंने प्रोटेस्ट किया शराब की दुकान बंद करवाने के लिए, क्योंकि जब बहनें आ गई उन्होंने कहा कि हमें परेशानी हो रही है। तो ये सामाजिक एक प्रॉब्लम है, समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा ने डेली वेजेस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के शासन में ही संभव है कि इसका निपटारा कर दिया जाए, क्योंकि कल जब एक और राजनीतिक सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी तो उसके लिए डेली वेजों पर फैसला लेना मुश्किल होगा। और दूसरी बात, सैयद मुश्ताक बुखारी को लेकर यह कही कि वो रजौरी पुंछ के कद्दावर नेता हैं, लेकिन अगर उनके जाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये आने वाला वक्त तय करेगा कि उनके जाने से फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है।